हेलो दोस्तों, कहानी चाल। बस करो साक्षी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं और माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता। तुम होश में हो? तुम क्या क्या बोल रही हो? और अगर गलती से भी उन्हें तुम्हारी बात का पता चल गया तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें। तुम्हें पता है, मुझे सब पता है राजन। तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो, लेकिन मैं तो इस घर में ही रहती हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह पर कितनी मीठी है ना, उतना ही तुम्हारे पीठ पीछे मेरे ये झेर उगलते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी ही झेर दे रही है। तुम ये सोचो ना, अगर मुझे झेर देना ही होता तो वो मुझे बचपन में ही झेर दे देती, लेकिन पाल पोस कर बड़ा तो उन्होंने ही किया है ना मुझे। तुम्हारी बातों में आकर उन्हें कुछ मैं कह दूँ, उसका दिल दुखा दूँ, ये चाहती हूँ ना तुम। राजन गुस्से में साक्षी को डांट कर ऑफिस चला जाता है। साक्षी भी कितना भी राजन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन राजन बिल्कुल को भी साक्षी की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता। असल में साक्षी अपने शाश्वत दादी के बारे में राजन को बता रही है कि माँ जी तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है, तुमसे मीठा बोलकर तुम्हारे पैसों से खर्च चलाती है। लेकिन ये बात राजन समझ में नहीं आती। सुधा जी एक ऐसी सातिर दिमाग औरत थी कि वे खुद के बेटे दीपक को कभी घर की कोई जिम्मेदारी नहीं देती। यहाँ तक दीपक के घर की एक मिर्ची भी नहीं लाया। घर के सारे कर्जा सुधा ही राजन से ही करवाती थी। दीपक की सैलरी का किसी को भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वही राजन की सैलरी जब भी आती सब्जी वाले एक का महीना हिसाब, दूध वाले के बिजली का, राशन का, छोटे छोटे खर्चे लेकर सब आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उसकी तुरंत ही खत्म हो जाती। आधी बची तनख्वाह में से सुधा जी बड़े ही प्यार से राजन को बोल कर लिए अपने लिए कुछ महीने पैसे जमा करती थी। ये देखकर राजन की सारी तनख्वाह भी खत्म हो जाती। और वहीं साक्षी अपने लिए राजन से कुछ मंगवाना चाहती तो राजन के पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वह साक्षी कुछ ला कर दे, क्योंकि राजन वही बहुत आदर्शवादी बेटा था। असल में राजन 8 साल का था तब उसकी माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। सुधा जी ने उसे राजन को अपने पास रखा, उसी का फायदा सुधा उठा रही है। राजन भी सीधा साधा हुए सुधा जी को अपनी माँ मानता था। वे राजन की शादी हुई तो साक्षी उसके साफ साफ बोल दिया था वे कभी गलती से भी माँ का दिल नहीं दुखाए। वे न होती तो आज तक कहाँ होता मुझे खुद को नहीं पता था। साक्षी बेचारी नई नई आई थी तो अभी तो कुछ सुधा जी के बारे में पता ही नहीं था। जैसे राजन बोलता वे वैसा ही करती थी। सुधा जी को अपनी सास की तरह मानती थी, लेकिन साक्षी की बुद्धि तब खुली तब वो सुधा जी के बेटे दीपक की शादी होती, तब उसकी बहू आती है। खुद के साथ बर्ताव और अपनी बहू के साथ बर्ताव को देख साक्षी हैरान रह जाती। दोनों ही बहुओं के साथ सुधा जी के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ वह साक्षी को घर के कामों में बिजी रखती थी, घर का सारा हिसाब किताब, राशन पानी, किचन में सब कुछ उसके जिम्मे था, वही दीपक की पत्नी ऋतु के जिम्मे कुछ भी काम नहीं था। वह छोटी होने के फायदे उठाती, मूड में आता कुछ करती, मूड में आता तो कुछ नहीं करती। कैसे भी आखिर कोई बोलने वाला नहीं था। सुधा जी वैसे ही सर पर चढ़ा रखा था। ऋतु के साथ का बर्ताव देखे साक्षी मन में कहीं न कहीं लगा कि माँ जी बड़े फोकट का नौकर की समझ कर रखती है। उसके दिल में इस राजन ने कहे कि मैं पूरे दिन इस घर में काम करती रहती हूँ, कभी भी ऋतु को मेरी मदद करने के लिए नहीं भेजती और न ही पूरे काम करते करते ही मुझे कभी भी कहती कि जाकर थोड़ा आराम कर लो, थक गई हूँ। अपनों में मैं परायों की हूँ, यही तो अंतर है। बैठे बैठाए ही सुधा जी को घर में कामों के लिए एक नौकरानी मिल गई साक्षी के रूप में, और घर खर्च चलाने वाला एक अच्छा राजन था। सुधा जी अपने बेटे दीपक और सैलरी हर महीने आती हुए बहू के नाम पर कर लेती है, लेकिन 1 रुपया भी राजन के नाम पर जमा हुआ ना साक्षी के नाम पर जमा, जिसकी भनक साक्षी को लग गई थी। साक्षी समझ गई कि सुधा जी की सारी हरकतें, कई बार वही राजन से बात करना चाहती, लेकिन राजन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अभी 2 दिन पहले साक्षी ने राजन से कहा कि वे राजन बहन की शादी है, तुम्हें पता है ना, मुझे शादी में पहनने के लिए साड़ी चाहिए। ठीक है, शाम को गुप्ता जी की दुकान पर 8-10 अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला दूंगा।
उसमें से तुम्हें जो पसंद आए तुम उसके लिए रख लेना। वहीं राजन चला गया। शाम को राजन साड़ियाँ लेकर आया साक्षी को दिखाते हुए, साक्षी से जो साड़ी मुझे चाहिए थी तुम उन्हें निकाल लो, मैं वापस कर दूंगा। साक्षी साड़ियाँ देखने लगी तो अचानक राजन ने कहा, एक वहाँ को ही बुला दो, उसे भी दो, कोई साड़ी पसंद आएगी तो वो भी ले लेगी। लेकिन साक्षी ने मना करते हुए फिर भी राजन ने तुरंत जगह सुधा को बुलाया। माँ देखो साड़ियाँ हैं ना, जो तुम्हें पसंद आए आ रही है, ये तुम्हें अपने लिए ले लो। मुस्कुराते हुए सुधा जी ने साड़ी देखने लगी, तभी एक साड़ी उठा कर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है, हाँ तो ले लो ना अगर तुम्हें अच्छी लग रही है। तो राजन ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि साड़ी ऋतु के ऊपर अच्छी लगे। साक्षी सुधा जी के देखने लगती है, कितनी शातिर औरत है, खुद की साड़ी पसंद करने आई है और बहू के लिए पसंद करते जा रही है। मतलब है उसका, अगर एक साड़ी लूँगा तो उससे पहले मैं 2 साड़ियाँ और लेनी पड़ेंगी। उसे राजन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे मजबूर थी कि पति का सुधा जी ने मीठा मीठा बोलकर एक महंगी साड़ी खुद के लिए और एक बहू के लिए भी ले ली। जैसे ही वे सब लोग कमरे में बाहर गए तो साक्षी राजन के ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत थी, इससे अच्छा तुम्हें बिना ही साड़ी के चली जाती, वहीं पहन लेती। इस घर में अपने लिए कुछ एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती, अगर एक साड़ी मुझे चाहिए पर पूरे घर को वो साड़ी दो। दीपक कभी भी लेकर आता है ऋतु के लिए तो मेरे लिए लाता है क्या? ये सब चीज़ आपको दिखाई नहीं देती? कोई भी चीज़ ले आओ, मुझे धीरे से नहीं दे सकते, हर चीज़ माँ को दिखाना जरूरी है। देखो साक्षी, तुम अच्छी तरह से समझती हो ना, तुम्हारा जल है ना परिवार तोड़ने वाला, तुम परिवार लेकर चलने वाली नहीं हो। राजन, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। अगर परिवार है तो ये चीज़ दोनों तरफ लागू होती है। एक तरफ दीपक क्या क्या लाकर ऋतु को दे सकता है और एक तुम हो कि मेरे लिए एक ब्लाउज का फीस भी लेकर आए हो, पूरे घर में ढिंडोरा पीट देते हो। साक्षी, तुम लड़ने के मूड में हो, मैं सब समझता हूँ, कहने को बार बार फिर गुस्सा होकर राजन चला जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर राजन साक्षी के आए दिन झगड़े होते हैं। राजन कभी साक्षी को समझने की कोशिश ही नहीं करता। सुधा की हरकत देखकर चिढ़कर साक्षी को बहन की शादी कुछ दिनों बाद थी, वह मायके जाने की तैयार कर रही थी, लेकिन जब भी उसे कोई ये था तो उसमें कहीं न कहीं सुधा जी अपनी भागीदारी बना ही लेती। आज साक्षी ने राजन के लिए अपने लिए एक पायल लाने के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं ये सुधा जी के कानों में पड़ गई। राजन आज सुनार की दुकान पर जाएगा साक्षी के लिए पायल लेने। बस राजन जैसे ऑफिस के लिए निकला, सुधा जी हाथ में टूटा हुआ पायल लेकर आई और कहने लगी, राजन बेटा आज सुनार के यहाँ जाएगा ना? साक्षी हैरान होकर सुधा जी को देखने लगी। इन्हीं बात का पता चल गया तो बस राजन से ही बोला था, क्या राजन ने बता दिया? राजन को देखने लगी। राजन ने कहा, हाँ जाना तो है, बताओ कुछ काम था कि? हाँ बेटा, ये रही देखो, 4 साल से यही पायल पहन रही हूँ, 4 बार टूट चुकी है, फिर जुड़वा देना। क्या माँ एक पायल बार बार जुड़वाएंगी पहनोगी? छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दिला दूंगा। ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो नया दिला देना। ऋतु के लिए भी टूटी हुई पायल दोनों को देखकर एक पायल बनवा देना। अगर कुछ थोड़ी दूर लेकर से बता देना कि मैं दीपक से दिलवा दूंगी। माँ कैसी बात कर रही हो? दीपक दे या महबूब एक ही बात है, मुझसे पैसों की बात मत किया करो, बड़े बस काम बताया करो। राजन तो चला गया, लेकिन उसे साक्षी बहुत पूरी तरह से चिढ़ कर रह गई। राजन को तो चला गया, लेकिन साक्षी अपने से घूर देखो। सुधा जी ने कहा, अरे तू क्या घूर रही है, खा जाएगी क्या मुझे? क्यों, तेरे पास पैर है, मेरे पास पैर नहीं है क्या? तो उसमें से इतना मुंह क्यों बना रहा है? कौन सा लाखों का लेगा पास पोस के बड़े किया है उसे, इतना तो कह ही सकता है और ला ही सकता है मेरे लिए चाय बना कर ला। आज मेरे बहुत निकल के कहने पर सुधा जी सीधे अपनी बहू के कमरे में घुस जाते हैं। बेचारी साक्षी चुपचाप अपना मुंह सा लेकर किचन में जाती है चाय बनाने, लेकिन दूध खत्म हो चुका था। दूध के लिए सुधा जी कहती है, ऋतु कह रही कि माँ जी, मैंने हार के बारे में बहुत सुना था, मुझे भी
एक रानी हार बनवा दीजिए। अरे बहू, तू रानी हार बनवा ले या राजा हार बनवा ले, 2 महीने के पैसे इकट्ठा कर लूँगी तो तेरा रानी हार बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। देखो तुम लोगों के लिए एक वे तो कभी दीपक के ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, आज तक उसे घर के लिए एक पैकेट नमक भी नहीं मंगवाया। अब चाहे पैसे बैंक में रखो, चाहे गहने बनवा कर रखो, एक ही बात है। लेकिन साक्षी अभी तक वे सब कुछ समझ रही थी कि लेकिन आज सुधा जी के मुंह से सुनकर अब तो पूरा यकीन हो गया ताकि सुधा जी उसे राजन को इस्तेमाल कर रही, इसलिए आज साक्षी ने भी तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए राजन इनको तो उसकी असलियत दिखाना ही पड़े, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, राजन की गालियाँ ही सुननी पड़े और बस याद करना ही है। लेकिन आज साक्षी भी तय करके बैठे, जैसे ही राजन आएगा शाम को घर, या तो वे मेरी बात सुने या सच में मैं राजन को छोड़कर चली जाऊंगी। और शाम तक जैसे ही राजन आता है तो साक्षी उसे सारी बात बताती, हर बार की तरह राजन इस बार साक्षी को डांटते हैं, लेकिन इस बार साक्षी ने भी जिद पकड़ ली। राजन बार बार हो गया, एक बार मेरी बात मान लो, अगर गलत निकली हूँ तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ पूरी जिंदगी गुलामी लिख लूँगी माँ की। राजन के बाद कभी भी माँ जी कोई है तो मैं कुछ नहीं करूँगी, बस एक बार घर की शांति के लिए ही, बस एक बार मेरी बात मान लो। राजन को भी लगा कि रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि कम से कम एक बार साक्षी की बात ही मान ले, ताकि आगे भी फिर कभी साक्षी घर में कलेश न मच जाए। साक्षी ने राजन को लिखा, राजन बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए पूरे 1 महीने की छुट्टी लेनी थी। यही साक्षी भी अपनी जिद पर अड़ गई, थोड़े से नुकसान के बड़े बड़े नुकसान होने से बचना है अच्छा है। घर का कलेश औरतों को रोज की किचकिच से तंग आकर राजन अगले दिन ऑफिस से आते हुए अपने दोनों पैरों में एक हाथ में प्लास्टर लगा लाया और सर पर पट्टी। राजन का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। राजन की ऐसी हालत में देखकर साक्षी रोने लगी। सुधा जी परेशान होते जाए पूरे परेशान हो जाता। 1 हफ्ते तक वो कुछ सही रहा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद राजन ने सुधा जी से बात की। कुछ मुंह खड़ा होने पर टाइम लगा, 4 या 5 महीने या कितना ये बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। ऑफिस वालों ने छुट्टियाँ नहीं दी हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया। सुधा जी कुछ समझ नहीं पाई और राजन की बातों से चिढ़ने लगे, क्योंकि राजन अब उनकी नज़रों में निकम्मा हो गया था, किसी काम का नहीं था, एक बोझ जैसा था। साथ ही राजन टाइम पर चाय पीना और राजन की दवाइयाँ खा रहा है, इसकी चिंता भी किसी दिखाई दे। कुछ दवाइयाँ पैकेट थे, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन ये वृद्धि की राजन खुद ही सुधा जी में बदलाव देखने लगा। अब वे जब सुधा जी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता, सुधा जी चिढ़ जाती, क्या दिन भर बुलाते रहते हो, काम भी है मुझे, दिन भर तुम्हारे पास बैठी रहूँगी, तुम्हारी पत्नी कर रही है ना तुम्हारी सेवा, बैठे बैठे खाना ही तो है। अपनी माँ के ऐसी बातें सुन राजन हैरान था, वो समझ नहीं पा रहा था अचानक माँ इतना कैसे बदल गई। क्या सच में साक्षी कह रही थी वो सही था? क्या सच ये है बस मुझे इस्तेमाल कर रही थी? इस चक्कर में कभी साक्षी नहीं सुनी, 1 रुपया जोड़कर नहीं रखा। आज मैं ये नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच में मुझे कुछ हो गया हो तो मैं ऐसे ही मेरे साथ रहते। अब उसके आगे खाना भी बड़ा अजीब सा ही आता है, नॉर्मल जो दाल रोटी होती है वही उसको मिलती है, बाकी रोज थाली कुछ न कुछ दीपक लिए बनता है। और सुधा जी को खाने के लिए पूछती, सुधा जी कहती है, बहू तुम अपना खाना निकाल कर खा लो, मेरे मूड नहीं है, जो मूड होगा मैं ऋतु को बोल दूंगी, वही मेरा खाना निकाल देगी। यही जवाब मिलता है साक्षी को। साक्षी अपना खाना लेकर खा लेती, वो बाद में ऋतु को किचन में दाल फ्राई करना, बनाई हुई सब्जियों को फ्राई करना, सलाद काटना, रायता बनाना, मतलब पूरा विधि से खाना खाया करती थी। और तीनों अपने कमरे में बैठकर आराम से खाना खाते रहते। बेचारी साक्षी राजन को अकेले अपने कमरे में पड़ी रहती। साक्षी जब खाना बनाती तो सब्जियां लाने की जिम्मेदारी दीपक के ऊपर थी, वे उतना ही लाता जितना उससे कहा जाता, जिससे भी सुधा जी सब्जियां निकाल कर रख लेती थी। बेचारी साक्षी को मिलता वही बना देती। राजा ने साक्षी की बातों में विश्वास होने लगा था, सच में माँ बदल गई है।
उसने साक्षी से कहा, साक्षी मुझे माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था। मैं पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ, शाम को आता हूँ तो प्यार की मीठी बोल सुनने को मिलती है। मुझे लगता है कि कुछ सही है, लेकिन मैं भूल गया कि घर में दिन भर तुम रहती हो, तुम्हारे साथ यही व्यवहार था। अब तुम बताओ आगे क्या करो। बिना कोई क्लेश की आप सीधे सीधे अलग हो जाते हैं, तो यही नहीं चाहिए कि घर का बंटवारा हो। ये फिर अपनी चिकनी चिकनी बातों से आपको फंसा लेंगे और फिर से आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साक्षी, इतना जल्दी बंटवारे के लिए माँ तैयार नहीं होगी, ना ही इतनी जल्दी। हम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं। एक बार तो साक्षी कहने लगी, राजन सुधा जी से बात की। राजन के बोलने मात्र से सुधा जी तुरंत बंटवारे के लिए तैयार हो गई। घर खेत रिश्ते से कुछ राजन को तकलीफ बहुत थी जी। माँ बढ़कर मानता था उसे। माँ राजन को छोड़ने 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई, तुरंत बंटवारा कर दिया। राजन ने खुशी खुशी बंटवारा किया और राजन रात को सोफा साक्षी अगले दिन बहुत सोचने बाद अपनी सारी पत्तियां काटकर निकाल दी और तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। राजन को अचानक सही नमत ऑफिस जाता हुआ देख सुधा जी हैरान। सुधा जी के साथ साथ रितु और दीपक दोनों की आंख फाड़ को देख रहे थे। अंत में सुधा जी ने पूछ लिया, राजन तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, तो तुम्हें अपने पैरों पर चल भी पा नहीं है, तो फिर ये सब क्या था? हाँ माँ, पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये तो साक्षी के कहने पर बस नाटक किया था ताकि आप लोगों की असलियत सामने आ सके। आज तो मेरा ये नाटक था, लेकिन अगर सच में मेरा ऐसा हो गया होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही थी, क्योंकि आप लोगों का जो व्यवहार वो मेरे लिए बहुत ही असहनीय था। वो अच्छा हुआ कि साक्षी के चलते ही देर से ही सही, लेकिन आप लोग की असलियत तो सामने आ गई। कहते हुए राजन ऑफिस चले गए। साक्षी अपने कमरे में चली गई। आज सुधा जी की सारी चाल धरी की धरी रहेगी।